सर पहले वाला जो हमने एपिसोड किया था इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, जो आपकी बुक है योद्धा वॉल्यूम 1 पे, वो 1857 तक की जो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री उस पे किया था। अभी आज वाला जो एपिसोड है वो हमारी जो मिलिट्री हिस्ट्री 1857 के बाद वाली, बट मैं फोकस करना चाहूँगा 1947 के बाद, जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया। तो हम या तो इसको एक जो हमारे टॉप मिलिट्री जनरल्स रहे हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनके थ्रू हम ये कहानी बता सकते हैं, या फिर जो की एपिसोड्स हैं उनके थ्रू बता सकते हैं, विच एवर वन यू प्रेफर। बट सबसे इम्पोर्टेंट जनरल, सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री एपिसोड्स आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि हमने 1962 पे भी एक एपिसोड किया एक्सक्लूसिव, 1965 पे किया है, और एक पूरी सीरीज हमने कारगिल पे भी की है। तो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन एपिसोड्स अदर देन दीज, या इनमें से भी जो हमने डिस्कस नहीं किया है। देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई जो हुई है हमारी, वो एक्चुअली 47-48 में हुई है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, नॉट इन टाइम इन टर्म्स नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ स्कोप। इन टर्म्स ऑफ स्कोप 71 एंड 65 दो लड़ाइयाँ थी जिसमें जो ज्योग्राफिकल एरिया और स्कोप बहुत हाई था। 47-48 का जो युद्ध हुआ था वो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया वाज कमिंग आउट ऑफ इंडिपेंडेंस से आए थे हम लोग, और पंजाब बाउंड्री फोर्स लगी हुई थी वहाँ पे आपके मिलियंस में लोग डिस्प्लेस हो गए थे और मारे भी बहुत जा रहे थे, और बहुत हॉरेंडस काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई थी। अब इस सिनारियो में इंडियन आर्मी का क्या रोल हुआ, और अपना ये जो पूरा पीरियड है ना 47-48 का, ये एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसका रेमिफिकेशंस आज भी चल रहे हैं। नथिंग हैज चेंज्ड। आई मीन, जो कश्मीर की बाउंड्रीज हैं, जो कश्मीर के प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपके इसी एरिया में जाते हैं। इसकी क्या अर्लियर बैकग्राउंड है, इसका क्या हिस्ट्री है, इन्होंने ब्रिटिश ने क्या रोल प्ले किया 1919 में, जो मैंने अपनी लॉन्ग रोड टू सियाचिन में और इस वाली किताब में भी जिक्र किया है कि इन्होंने ऐसे 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 किया था। दिस इज हाउ दे। सर, कई लोगों ने वो हमारे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे होंगे, तो एक बार बहुत ब्रीफली आप बता सकती हैं 1919 वाला क्या है? 1919 में इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था, कर्नल मिंडेजार्जन, ऐसे कुछ नाम था उसका, जर्मन नाम था उसका। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस सेटअप देयर। उस टाइम उनका वॉर ऑफिस होता था और कॉलोनियल ऑफिस होता था, जो बाद में वॉर ऑफिस आपका बन गया MI5 और कॉलोनियल ऑफिस आपका बन गया MI6, विच वाज लुकिंग आफ्टर द एक्सटर्नल एस्पेक्ट। अब ये बंदा, एक कर्नल साहब ने किताब लिखी है वॉर डायरीज, जो 1951 में छपी थी, और ये किताब इसमें इन्होंने एक जिक्र किया है ऑफ अ कम्प्लीटली अनरिलेटेड इंसिडेंट, ओके, क्योंकि वो बात कर रहे हैं साइनाई की और इजराइल और ये जो इजिप्ट का, इजिप्ट कह रहा हूँ मैं, अरब नेशंस का जो सब्सिक्वेंट क्लैश हुआ था। तो इन्होंने ये कहते हैं कि मेरी मीटिंग हुई थी लॉर्ड लॉयड जॉर्ज के साथ, जो उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने बैठ के डिस्कस किया था कि ये है, वो है, ये है, और उन्होंने फिर उनको एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव लेड द जूइश एग, वी हैव लेड द अरब एग, ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। और 1966 में इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि अरब्स और जूस के बीच में क्लैश होएगा। तो इनकी, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ लंबा चौड़ा, क्योंकि ये आप समझ जाओगे इनकी सोच क्या थी। इट वॉज वेरी फार रीचिंग। मतलब 1919 में ये प्रेडिक्ट किया था कि 1966 में इजराइल और अरब वॉर होगी। 1951 की छपी हुई, उसमें ये अपेंडिक्स है, ये पूरी लेटर। अब यही ऑफिसर 1919 में इसने ये भी देखा, इसको ये भी टास्क किया था कि नहीं किया था ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन इसने एक पेपर बनाया, क्योंकि लोग भूल गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में जब इंडियन ट्रूप्स गए हैं, हमारी कैजुअलिटीज ऑलमोस्ट, आई मीन फैंटास्टिक, मेन कैजुअलिटीज तो हमारी हुई हैं। एंड ट्रेंच वॉरफेयर को गढ़वाली में तोड़ा है, ये तोड़ा। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत बड़ा था, तो ह्यूमंगस। अब ये लोग क्यों लड़ रहे थे, ये बहुत कम लोगों ने हैव गॉन डीपली इनटू दिस, क्योंकि लड़ तो रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के लिए, किंग जॉर्ज द किंग एम्परर, ये वो, लेकिन उनको बोला गया था कि आप, योर लॉयल्टी एवरीथिंग विल लीड टू सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, दे वर फाइटिंग फॉर सेल्फ गवर्नेंस। अब ये इंटेलिजेंस वाले अपनी कहानी बना रहे थे वहां पे बैठ के। इन्होंने कहा अगर हम इनको सेल्फ गवर्नेंस दे देते हैं तो अगला स्टेप क्या होगा, इंडिपेंडेंस, राइट। और इनके दिमाग में 1857 कभी खत्म नहीं हुआ था। ये डरते इतना ज़्यादा थे कि 1857 जैसा सिनारियो अगर फिर से हो गया हमारा क्या होगा, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर
पूरी इंडियन पॉपुलेशन एक साथ आ गई तो ये तो बिल्कुल ही चिचड़े चिचड़े हो जाएंगे इनके। तो इस इसी ऑफिसर ने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसमें उसने 1919 में, हमारा इतिहास कहता है कि पाकिस्तान शब्द 1932 में पहली बारी यूज हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो, लेकिन 1919 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक कागज़ बनाया था जिसमें, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रेजेंट हुआ था, कि इंडिया में अभी तो सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे विल आस्क फॉर इंडिपेंडेंस। हाउ डू वी काउंटर दैट? सो दे सेड वी हैव टू, इसको सब कॉन्टिनेंट को तीन हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक होगा हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा होगा, एक होगा प्रिंसेस्तान, उसमें सारे प्रिंसेस स्टेट्स आ जाएंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, पर ये हमको अपनी तरफ से वी हैव टू पुट इट एज अ बार्गेनिंग चिप। और तीसरा चीज जो हमको क्रिएट करना पड़ेगा वो होगा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान 1919 में इस डॉक्यूमेंट में था और ये प्रेजेंट हुआ था। अब नो ब्रिटिश लाइक टू प्रिटेंड ना कि इट्स नॉट क्रिकेट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, सो दे लाइक टू गिव अ कि हम बड़े फेयर हैं ये, तो इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये जो पूरा प्लान था ना, ये जब रैटक्लिफ आया है, ये यही प्लान लेके आया भैया, उसने बिना किसी चीज़ को देख के उसने आपकी वही लाइन बनाई है जो इन्होंने सजेस्ट की थी। और इसके बाद 2-3 चीज़ें हुई थी। एक तो जब जिन्ना गए वापस 1934 और में, ये डॉक्यूमेंट आपने पर्सनली देखा है? सीन इट, एंड इनफैक्ट ये राजीव गांधी के पास था, जो मैंने सियाचिन वाली किताब में पूरा जिक्र किया है, क्योंकि जब मैं उनको मिलने गया था, हाँ, जब हम ये पूरी फिल्म सीरीज बना रहे थे, उन्होंने कहा ये तो मेरे पास है, एंड उसको निकालने लग गए थे। फिर वो उसमें वो किताब में दिया हुआ है क्या हुआ। उसके बाद वो उनके जो दोस्त थे सतीश शर्मा, आगे कोई बॉफर्स का कुछ हो रहा था, हाँ, उन्होंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे, वो फाइल वापस रख दी। और ये फाइल कहाँ पे ओरिजिनली थी? एनडीसी के ऑफिस में, लाइब्रेरी में, नेशनल डिफेंस कॉलेज, 30 जनवरी मार्च में जो पे है वहाँ पे थे। तो वहां से निकल के पीएमओ में पहुंच गई। और वही वाली फाइल थी, क्योंकि उसमें वही आई रिकॉग्नाइज इट बिकॉज मैंने उसको स्टडी किया था पहले, उस टाइम में इंडिया टुडे में था। तो अभी कोई प्रधानमंत्री चाहे तो उसको डिक्लासिफाई कर सकता है? मैंने ये नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये उनके घर में पड़ी हुई थी। आई मीन वो 10 जनपद में थी ना। हाँ। और मैंने बाद में ये एक बड़े क्लोज थे सोनिया गांधी को, आई वोंट नेम हिम, मैंने उनको कहा कि ये ऐसा ऐसा है, तो वो गए थे ढूंढने, उनका नहीं मिला। पर कई सारे पेपर्स जो अगर आप जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम में जाइए या लाइब्रेरी में जाइए, बहुत सारे पेपर्स गायब हो गए। अच्छा। एक नहीं, दो नहीं, हंड्रेड्स की, हजारों की दिस थिंग में। और उनके पास सारा रिकॉर्ड है कि ये हमने इस म्यूजियम में भेज दिया, ये इस म्यूजियम में भेज दिया, ये क्योंकि मैंने जब ये सियाचिन की किताब लिखी थी, जब मैं 62 के पे काम कर रहा था, मैं वहीं गया था। और जो फाइल्स मैंने एक्सेस की थी, जिनका मैंने रिफर किया था लॉन्ग रोड टू सियाचिन में, वो सारी फाइलें गायब हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं मिला, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ये कृष्णा मेनन had transcribed the conversations between नेहरू एंड चावन लाई। उन्होंने बैठ के पूरा वो किया था, इतना मोटा डॉक्यूमेंट था वो, ढूंढ के पागल हुआ, मुझे नहीं मिला। कब तक था ये? मेरे को जब मैं सियाचिन की किताब निकली है 2010, सो ये उसके पहले की बात है, 2008-9 में आया। और आप दोबारा गए जब 2013? जब मैं 62 की किताब लिख रहा था, तब मैं 2014-15 मैंने कहा यही वाली फाइलें ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिली। फिर ऊपर एक कमरे में उनका जो एक बंदा था वहाँ पे, वो मुझे कह रहा था विदाउट मैडम परमिशन तो आपको कुछ यहाँ पे आप हिल नहीं सकते। फिर उन्होंने सोचा कि मैं उनकी परमिशन के साथ आया हूँ, तो उन्होंने मुझे दिखाया एक फोल्डर जिसमें दिखाया हुआ था कि ये वाली फाइल इस म्यूजियम को भेज दी गई है, ये इधर चली गई है। तो आपको किसी ने बड़ा सिस्टमेटिकली ये सारी हिस्ट्री इतिहास को वाइप आउट कर दिया। इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री इतिहास। और इसको सारे के सारे को किसी ने बैठ के वहाँ पे स्टडी करके और ऐसे किया है कि एक पर्टिकुलर फाइल आपने बेल्जियम में भेज दी कोई म्यूजियम को, कोई ऑब्सक्योर म्यूजियम को, किसी को, और उसका सारा रिकॉर्ड तो उसे दिखाया मेरे को, यहाँ पे 5,000 पाउंड में ये डॉक्यूमेंट बेचा है, ये 150 पाउंड में बेचा है। पर वो पैसा तो इंडिया को मिला है, मतलब इंडिया को मिला है, किसको मिला है भगवान जाने यार।
मुझे नहीं मालूम, I don't know. I बट only know मतलब what I ये saw. बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये डॉक्यूमेंट, देखिए, मैं अच्छा जब- ये डॉक्यूमेंट पीएमओ में नहीं था, ये राजीव गांधी की पर्सनल पर्सनल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में था, क्योंकि मैं 10 उनके जनपद। घर में गया था ना, घर में बट हो सकता है कि क्योंकि वहां पे ही वो पहले पीएम थे, he was not the PM when I met him. नहीं जब आप मिले तब वो पीएम नहीं हाँ। थे, लेकिन उससे पहले पीएम थे, तो हो सकता है उन्हीं की Exactly. सेम लाइब्रेरी हो दोनों की। नहीं, जब ये डॉक्यूमेंट उनको कब आया होगा, हाँ I can only speculate. When he was the PM, इनको मिल गया, बिल्कुल। क्योंकि मालूम था कि ये डॉक्यूमेंट है, इसको उन्होंने ले लिया। He did not actually, उनको अपने दिमाग में वो इतना नेगेटिव नहीं थे, क्योंकि जब he was excited. when General Setna said, Kunal, this is what he says, he has this whole theory about 1919. He said, no, but I've got it. I jumped up and he said, come, and he walked and he pulled that file out. He knew exactly where that file was. ये भी नहीं कि ढूंढते गए उसको। हाँ तो ही न्यू इस फाइल की इम्पोर्टेंस बहुत मैसिव है। बिल्कुल सर। और एक्चुअली अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, 1919 का डॉक्यूमेंट कब मिला था मुझे? 1983 में मैं इंडिया टुडे में आ गया था, आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम लद्दाख फ्रॉम टाइगर टॉप्स एंड ऑल दैट। आई गॉट दिस डॉक्यूमेंट, दिस वाज अ ह्यूज स्टोरी यार। आई वेंट टू द बॉसेस ओवर देयर एंड सेड लेट्स डू दिस, दे सेड नो। आपने फोटोकॉपी क्यों नहीं किया उस डॉक्यूमेंट? आप किस जमाने की बात कर रहे हो मेरे भाई? हमारे पास ना तो फोन्स थे ना कुछ तो कैमरास स्कैनिंग थे, का मतलब, और जेरोक्स हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। 83 में तो अगर आपका कुछ these things टुडे वी टेक, हम जो चीजें बड़ा ग्रांटेड लेते हैं ना, कैमरा निकाला, क्यों फोटो ले ली। अरे जब पहला लैपटॉप आया था, जो पहला लैपटॉप मेरे पास था, उसका टोटल मेमोरी 256 MB था यार। So 256 MB was what we had at that time. I mean today, अरे तुम यार लैपटॉप्स की बात छोड़ो, STD नहीं होता था, लाइटनिंग कॉल करो, ये करो वो करो, तब जाके आपकी बात होती थी। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें, जब मैं टाइगर टॉक में था, मैं तो शेख अब्दुल्ला हमारे ही कॉम्प्लेक्स में रहते थे, कई बारी मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करता था, क्योंकि जब मैं उमासीला से होके आया था, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड। वो मुझे सवाल पूछते थे, मैं अब मैं वही, अगर मुझे चांस मिल जाए तो मैं उनको 150 सवाल ना पूछूं। तो ये टाइम और अपना भी एवोल्यूशन की बात होती है यार। उस टाइम आपकी लाइफ तो गजब रही है, जो आपने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी, वो तो गजब है। तो अब जब इन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ये रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। फिर इन्होंने जब जिना गए, दैट्स द अदर थिंग आई हैव सेड इन लॉन्ग रूट टू सियाचिन, ही वाज रिक्रूटेड बाय चर्चिल, and Churchill was rabidly anti-Indian. I mean, there was nothing. He used to dislike Indians like anything. It's not a statement I'm making where people can turn around and say anything. The fact is, उसकी अपनी रीडिंग्स पढ़ लो, उसने जो बोला है आपको सबको मालूम है क्या है। एक्चुअली आपकी बुक में, जो ये योद्धा बुक है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है जो आपने मेंशन की है चर्चिल और रूजवेल्ट की 1941 में, आई थिंक। दिस इज व्हेन द अमेरिकन्स वर नॉट कमिंग इनटू द वॉर। हाँ, उस टाइम अमेरिका इनको शिप्स दे रही थी, एयरक्राफ्ट बना के दे रही थी, ये कर रही थी, पर उनकी वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी कि यूरोप में जो हो रहा है हमको से वो मतलब नहीं है। और फिर इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, रूजवेल्ट का अपना बेटा उसका ADC था, उसने किताब लिखी हुई है, उसके सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गए थे, उसके जो मैन्युस्क्रिप्ट के उसमें ही क्लियरली डिस्क्राइब्स एवरीथिंग, यहाँ तक कि he says Churchill reached out, picked up a glass, took a sip, turned red in the face, things like that. उसका जिस्ट क्या था? बड़ा सिंपल था। इसने कहा कि चर्चिल वॉज डेस्परेट कि अगर अमेरिका लड़ाई में नहीं आएगा तो हम हार जाएंगे। बैटल ऑफ ब्रिटेन वगैरह सब ठीक है एक साइड में, बट दे कुडंट हैव लास्टेड, दे कुडंट हैव सस्टेन्ड। सो ही वाज डेस्परेट कि किसी तरह से US आ जाए। तो रूजवेल्ट ने कहा कि ठीक है हम आ जाएंगे, पर एक हमारी शर्त है, और वो शर्त क्या थी? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। Nothing to do with Roosevelt liking India or something like that. He used to also call us Dakis and all that. Okay, so, but there's a strategic reason for it. Because the British Empire was based on colonialism. Colonialism में maximum resources, everything was coming from India. जो इंडिया से आ रहा था वो was almost 3 to 4 times what they were getting from the whole of Africa. How many countries, are involved in that? So he knew that the only way to come in, Americans, if the Americans are going to come in, there has to be a price. They have to emerge as the superpower, not the British. So he was very clear. He said, listen, जब इसने ये बोला तो
Churchill actually growled back at him. He said, "What about Philippines? तुम भी तो साले colonialism कर रहे हो वहाँ पे." हाँ. He said, "I'm sorry. You can say what you want. That is not the issue." And मैंने उस ये योद्धा में ये तक बोला है, because I believe that if the British had not agreed, there is a possibility that the Americans may have even fought on the side of the Germans. Okay. अच्छा. Yes. Because see, what is the largest strategic objective? The strategic objective was who's आप लड़ते क्यों हो यार? उसके एंड में आपका क्या पोजीशन होना चाहिए ना? अगर ब्रिटेन के पास लड़ाई जीत गई, अमेरिकन ने जीत ली, घर चले गए, ये हो गया, परेड हो गई, ये खत्म हो गया, वो वैसे ही राज करेंगे ऑन द होल प्लेनेट. Also, like we were talking just now, that we don't understand what it was like the pre-mobile era and all. We don't understand the kind of hold the British had on the planet. ये तो हर एक जगह थे और हर एक चीज में इनका हाथ था. तो अमेरिका बेसिकली इनको रिप्लेस करना चाहता था एज अ वर्ल्ड सुपर पावर, और इनको पता था कि इंडिया को जब तक ये छोड़ेंगे नहीं तब तक हम इनका इस जगह नहीं ले सकते. और इंडिया जाएगा तो बाकी भी इनकी सारी कॉलोनियल एसेट्स उड़ जाएंगे ना. हाँ. तो इंडिया वाज द ज्वेल इन द क्राउन, एज सिंपल एज दैट. अब आ जाइए 47 48 पे. हाँ. और 47-48 में जो ये अब देखिए मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या था उसने. ऑकिनलेक वाज द CNC, जिसके अंडर ब्रिटिश, इंडियन एंड पाकिस्तान आर्मीज वर टुगेदर. ही वाज द ओवरऑल चीफ. लोकहार्ट था, रॉब लोकहार्ट जनरल, वो इंडियन आर्मी का चीफ बन गया और मैसरवी बन गया पाकिस्तान आर्मी का. ठीक है. पर रॉब लोकहार्ट का सिर्फ दो महीने का था. वो दिसंबर 1947 या नवंबर 1947 में हैंडेड ओवर टू बुशर, who continued till Cariappa took over from him in 1950 or whatever. The British generals were strategizing the entire game from both sides. Messervy had commanded 7 Indian divisions during World War II. और जब ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ है कश्मीर के आसपास, तो he actually came and complained. He came and complained that the Viceroy and other people in the setup had become pro-Hindu. He is the one who worked out the orders which were issued for the Lashkars to come in were under Messervy's signatures. यही वाले कागज कालकट के हाथ आ गए, मेजर कालकट के हाथ. वो ब्रिगेड मेजर था कहीं, वो वहां से ये कागज लेके भागा. They got hold of the fact कि ये भाग रहा है, इसको रोकना है किसी तरह. They fired at him. रेलवे एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जंप लगाते हुए किसी तरह से वो he managed to cross the border. He came to Delhi and he was taken to the defense minister, who was Sardar Baldev Singh, who said, "What nonsense! I don't believe you." तो ये इसकी अब कालकट की अपनी फैमिली कहीं अमृतसर के आसपास भटक रही थी, वो पूरा क्रॉस हो रहा था, तो वो उनको ढूंढने चला गया. नेहरू को जब पता चला कि ये ऐसे हुआ है तो नेहरू थ्रू अ फिट. ही सेड, "व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हाउ कम आई वाज नॉट टोल्ड अबाउट इट?" फिर वे कालकट को ढूंढ के लेके आए हैं अमृतसर से. उसने कहा हाँ ये एक सोर्स था. दूसरा सोर्स था जो ब्लिट्स न्यूज़पेपर होता था बॉम्बे में, कि उसके जो एडिटर है उसको एक गलती से फोन आ गया. अच्छा. फ्रॉम समबडी इन पाकिस्तान कि हाँ जी कल ये आई मीन ये प्लान है, ये है, हमारे बंदे ऐसे. टिल ही रियलाइज कि ये ब्लिट्स का एडिटर है. फिर वो भी शट अप. बट बाय दैट टाइम उसने पूरी स्टोरी बता दी थी. और जब ये अटैक आया है इन द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ 22 of October और सो, इन्होंने तो तबाही मचा दी थी ना. हम तो सिर्फ श्रीनगर की लश्कर की बात करते हैं जनरली, लेकिन एक गया मीरपुर, एक गया कोटली, एक गया नौशहरा, एक गया इधर जहांगीर, एक गया पुंछ, एक गया कारगिल, ले गिरने वाला था, हर एक चीज होने वाली, एक गया स्कार्डू. एंड व्हाट हैपेंड, गिलगिट फेल इनटू द लैप बिकॉज वो वहाँ पे मेजर ब्राउन बैठा हुआ था. ही इम्प्लीमेंटेड द ऑर्डर्स टू द टी. सो उनको गिलगिट एजेंसी तो मिल गई, लेकिन फिर द फाइटिंग ग्रेजुअली बिगैन. बुशर वाज नॉट very keen to go beyond Uri. Okay, this is also something. उन्होंने कहा ठीक है, अब इंडियन आर्मी एयरलिफ्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आ गए यहाँ तक, तो इनको किसी भी हालत में उरी के आगे नहीं जाने देना. ये किसके ऑर्डर्स थे? ये 3 जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आपके ऊपर बैठे हुए, इन्होंने पूरा गेम प्लान. उनके लिए तो वॉर गेम है ना. दे आर सिटिंग, दे आर कंट्रोलिंग बोथ साइड्स. या
हाँ ठीक है, अब इंडियंस आ गए, उनका एयरलिफ्ट हो गया है, 1 सिख उतर गई, 3 कुमाऊं आ गई, 4 कुमाऊं हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये अब उरी तक आने दो। उरी के बाद इनको डाइवर्ट करो, सेंड देम अक्रॉस हाजीपीर एंड ट्राई एंड रिलीव पुंछ, बट डोंट क्रॉस इन, बिकॉज उनका ये सबसे बड़ा ये फिक्र था कि अगर मोमेंटम से हम मुजफ्फराबाद के बाद पूरा पीओके को क्लियर करते हुए और अगर पाकिस्तान कलैप्स हो गया तो इनकी पूरी मेहनत ऑफ क्रिएटिंग पाकिस्तान विल गो टू पीसेस। सी जिना, व्हाट डिड ही से, जब when they failed to give him Kashmir, when the British had actually promised him कि ये हम आपको पाकिस्तान देंगे और इसके ऊपर कश्मीर भी आपका हिस्सा होगा, लेकिन उसमें हम उसको थोड़ा सा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट है, उसको एक्सीड करना पड़ेगा, ये वो एक्सेट्रा। तो जब नहीं मिला उसको, जिना ने क्या बोला था, आई हैव गॉट अ मॉथ ईटन पाकिस्तान। बिल्कुल। What the hell did he mean by that? You see? So they were playing this game to the hilt, yeah. आर्मी हेडक्वार्टर्स में हर एक कश्मीर का एक नक्शा नहीं था, सारे गायब हो गए थे। अच्छा। सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो यहाँ से गए हैंडिंग ओवर कर रहे थे 15 अगस्त के बाद, there was not a single map of Kashmir available in army headquarters. I've talked about it in Long Road to Siachen. Our intelligence people, उनके दिमाग में loyalty to the British was still paramount. They knew that Jinnah is dying. हाँ, ये हमने पहले वाले में भी बात की हमने इसके बारे में। I've actually met the officer who had this information. उन्होंने क्यों नहीं बताई ये? इनकी रॉयल्टी ब्रिटिश को थी। पूरे जिंदगी आप हजी हजूरी कर रहे हो, तो अब 15 अगस्त को आप जाग रहे हैं सवेरे, टाइम लगता है बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू सिंक इनटू द हेड्स। या मतलब 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद भी कहीं ना कहीं लॉयल्टी ब्रिटिश की तरफ थी। सारे सीनियर ऑफिसर्स हर एक चीज इन्हीं के थे भाई। तो ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी कि अगर नेहरू और कंपनी को मालूम होता कि जिन्ना के पास टाइम नहीं है तो निपट लेते बाकियों को। जिन्ना वाज द स्टम्बलिंग ब्लॉक, एंड जिन्ना वाज द स्टम्बलिंग ब्लॉक व्हाई? बिकॉज़ द ब्रिटिश वर गोइंग टू बैक हिम टू द हिल। ब्रिटिश वर बैकिंग टू पार्टीज, दे वर बैकिंग नेहरू एंड दे वर बैकिंग जिन्ना। तो ब्रिटिशर्स को भी पता था कि ये भी इसकी हालत खराब है, जिन्ना की। हाँ, दे न्यू। तो इसीलिए उन्होंने दे ब्रॉट फॉरवर्ड द पार्टीशन डेट ना। प्रोबेबली ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा होगा जो कभी डिस्कस नहीं होता। It never made sense otherwise. हमको जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि अरे 15 अगस्त तो इसलिए चुना कि वो 15 अगस्त उस दिन वो भी हुआ था, जापान का सरेंडर और ये सब, वो सब बुलशिट है। हाँ। ये इनिशियली जब इन्होंने वेवल के साथ, वेवल वाज वाइसरॉय ना, तो जब ऐसे उनको बोला कि आप इसको एक्सपेडाइट करिए, उन्होंने तो मना कर दिया था, दिस इज नॉट पॉसिबल। तभी तो माउंटबैटन को भेजा गया, और माउंटबैटन यहाँ आके वो नेहरू की बातों में आ गया। See, Churchill never forgave Mountbatten. He felt that Mountbatten had betrayed him. ये जो गुरदासपुर और ये जो बाउंड्री नेहरू ने जो चेंज करवा ली, गुरदासपुर लिया हमने, उससे हमको फुटहोल्ड तो मिल गया ना। एटलीस्ट वी कुड गेट इनटू कश्मीर, अदरवाइज हाउ द हेल वर यू गोइंग टू गेट इनटू कश्मीर? बानियाल का सारा वो ये थोड़ा सा इट गेव अस अ विंडो इनटू द एरिया। ये तो सारा सब कुछ डोमेल और मुजफ्फराबाद, डोमेल से होके आता था उरी, बारामुल्ला इनटू श्रीनगर। नथिंग यूज्ड टू कम फ्रॉम दिस साइड। जो पेट्रोल या फूड या सब कुछ उधर से आता था। सो ये जो की एलिमेंट है ना कि एग्जैक्टली हुआ क्या 1919 का जो ये डॉक्यूमेंट है, अब तो पेपर डिक्लासिफाई हो रहे हैं दाएं बाएं। जब मैंने 2010 में लॉन्ग रोड टू सियाचिन निकली थी, उस टाइम जब मैंने कहा था कि जिन्ना वाज recruited by Churchill, everybody said, you know, conspiracy theory. But the vice chancellor of Karachi University ratified what I had said, and now lots of documents. उन्होंने कहा कि he said in one of his he quoted my book and said this is true, and then after that, so many papers have now got declassified where there is no doubt now. ये तो इकबाल को भी रिक्रूट किया हो सकता है, क्योंकि आइडिया तो उसने दिया था 1932 में पहली बार। वो तो जिन्ना तो रिटायरमेंट के लिए चला गया था लंदन में। हाँ। वो 1935 में उसको लियाकत अली खान लेके आया वापस। उन्होंने मोल्ड किया भैया, चाहे वो लियाकत अली हो, चाहे इकबाल हो, चाहे कोई भी हो। दीज गाइज वर पास्ट मास्टर्स यार। इनकी सोच इतनी डीप थी कि हम लोगों को कभी समझ नहीं आएगा। एंड यू सी, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि, एंड यू, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ, हम उनको कंडेम नहीं कर रहे, जजमेंट नहीं पास कर रहे, लेकिन
उस जमाने में लोगों को कितना मालूम था कि सरहद का मतलब क्या है, लद्दाख कहाँ है, लद्दाख है क्या, आज भी नहीं पता बहुत से वो तो लोग। बात दूसरी है। नॉर्थ ईस्ट क्या है, बात वही है, लोगों को कहाँ पता है, लीडर्स को पता होगा, वो पता नहीं। दीफा कहाँ है, हाँ, ये ट्विन सांग और ये वाला ट्रैक्ट कहाँ है, किसी को कुछ मालूम था नहीं। ये सब ब्रिटिश वर कंट्रोलिंग इट। we were just puppets और कुछ नहीं, pawns and puppets, that's it. And we've been played to the hilt, and we allowed ourselves to be played. अब सर थोड़ा और 47-48 का हमने बहुत पहली बार But भी, Sataris, let's not leave 47-48 in such a hurry also. हाँ, Not because of Kashmir. Let's talk about what happened in Junagadh. हम्म, Because Junagadh also the same thing was beginning to happen. Bhutto का बाप था वहाँ पे, Prime Minister, and he ensured that he wanted to go to Pakistan. So उस time, from a military point of view, there were the Kathiawar landings, the amphibious landings. We actually, the Navy got involved. Landing ship crafts were used and the army landed there. And जूनागढ़ में जो हुआ ये लोग भागे उधर। इसका इम्पैक्ट बहुत डीप हुआ क्योंकि 65 में, और ये भुट्टो की जो साइके है ना, जो 62 के बाद comes into play, 63-64 का पीरियड है जहाँ भुट्टो starts behaving in a certain way and starts influencing events in Pakistan way beyond what he should have been doing. The genesis of this lies in 47-48 in Kathiawar. क्योंकि वो वहां से भी अटैचमेंट वो वाला था। क्योंकि जब 65 की भी जब लड़ाई हुई, अगर हम जब कर रहे हैं 47-48 से 65 without going to 62 and what happened in Hyderabad and all that, but when we did an exercise in 65, अब लोग कहते हैं कि नेवी का कोई रोल नहीं था 65 में। मैंने 65 की अपनी किताब में ओपनिंग सेक्शन में ये बोला है कि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज विक्रांत हैड डन अ मेजर एक्सरसाइज ऑफ द काठियावाड़ कोस्ट, ओके, and 50 para brigade was the one which was actually earmarked to part of that exercise. उस exercise में involved थे, उसमें landing ship craft थी, वो Run of Kutch पे जाके how to make fresh water, ये सब हो रहा था। And both the Sea Kings and the Elysees which were on Vikrant were flying along the Run of Kutch and coming back. That was the circuit of the exercise area. This was critical because where exactly is Badin? You have to understand the geography of Pakistan also. Karachi, Hyderabad, 1.5 hour driving time. Hyderabad के पास बादिन है, बादिन में इनका मेन रेडार स्टेशन। तो इनको लगा कि ये तो हमारे सारे सिग्नल्स वगैरह देख रहे हैं। एंड द Elysees, the French Elysees which had a propeller, not the Seahawks, which were more like the Hunter. These aircraft were flying in that area and they were capable of actually picking up the signals, etc. इनके 65 में they are the ones who led the, जब अटैक हुआ है हमारे बॉम्बर्स गए हैं पीट विल्सन वगैरह के साथ, so the Navy played a role there as well. But the whole thing again comes back to the whole Kathiawar area. When we exercised there, the Pakistanis were, maybe they thought, I'm not saying 100%, but they started thinking that 62 में इनकी बड़ी पिटाई हुई है, अब ये आके हमको कराची में ये एम्फीबियस लैंडिंग करेंगे, ये हमारे को बदला, ये हमारे को ऐसे ऐसे करेंगे। My opinion, the Run of Kutch operation which happened, Desert Hawk 1, 2 and 3, happened as a spoiling action because they thought that we might do this. अच्छा। And this psyche comes from where? This psyche comes from 1947-48 where Bhutto's father had, and the landings over there had done this. So if you're a Pakistani and this is what has happened, हाँ, तो ये बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा ना कि ये पहले हो चुका है और ये फिर से वही अटेम्प्ट करने वाले हैं। तभी इन्होंने, क्योंकि अगर आप असलियत देखें तो आपको ये रन ऑफ कच्छ का भी इट डजंट मेक सेंस आल्सो कि व्हाई डिड दे एक्चुअली गेट इनटू सच अ फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन ओवर देयर। एक्चुअली हाँ, मतलब अगर आप कारगिल का भी देखें, क्योंकि एक बार कारगिल हो चुका है और अभी फिर से कुछ ना कुछ, जैसे जम्मू में जो कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से ये एक बार बात आई थी कि वापस से तो ये लोग घुस नहीं गए। कारगिल का भी 1947-48 से भी ताल्लुक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक कॉलम आई थी, 65 से भी है, 47 से भी है, बट 47-48 में उन्होंने एक कॉलम भेजी थी जो आपकी ये कारगिल से होते हुए, सुरू नदी के साथ होते हुए, पेंसिला से होते हुए, दे केम टू पदम से उन्होंने अपना रीस्टॉक किया है और वहाँ से वो आइस ब्रिज क्रॉस करके, उमाशिला क्रॉस करके, they come to a village called Machel, drop down to a village called Atholi on the Chenab River, right, which is a Muslim area. 8 बंदे थे,
इनको आठों को उन्हीं वही मुसलमान एरिया में इनको पकड़ के, वो जो वहाँ पे एक लोहे का ब्रिज है ऑन द चेनाब, दैट्स द बिगेस्ट ब्रिज व्हिच यूज्ड टू एग्जिस्ट एट दैट टाइम, अब तो पूरा ज्योग्राफी बदल गई है। ये आठों को उन्होंने वो पुल पे लिंच कर दिया था, दे वर ऑल हंग देयर, पाकिस्तानियों को। Now they had come that route in 47-48. जब डोडा और किश्तवाड़ में जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी, एक ऑफिसर होता था राजीव कुमार, he died, he was in MO11. तो ये एक्सरसाइज हो रही थी, उस टाइम जनरल रॉड्रिग्स चीफ थे। तो मैंने इसको ऐसे ही बोला, we were sitting in my place having a drink and we were looking at a map and he was saying यहाँ पे उस टाइम किश्तवाड़ डोडा में कुछ नहीं हुआ था। ये उस टाइम शुरू हो रहा था। This year would be 95 or 96, something around that time. I think 96 if I'm not mistaken. So I told him, I said, देखो ये 47-48 में इस रास्ते से आए थे, ये इधर से ही आएंगे क्योंकि इनको ये रास्ते मालूम है। So ये बेचारा, he was a colonel, he went and told General Rodriguez that this is what, sir, maybe we should look at this. General Rodriguez looks at him and says, you've been talking to Quran, because he knew me very well. Because he would be my dad's GOC in Ladakh when I was in Tiger Tops. He says he knew I had done this route. So सीधा बोलता है उसको कि you've been talking to Quran. And sure enough, when they actually launched an operation there, they found lots of rice. पकड़े बहुत कम बंदे गए थे, निकल गए वहां से, पर वो रास्ता वही था। And when the chief spoke to me, Rodriguez, after that, he says, he was being very sarcastic. He says, what makes you think they're going to come this way? Haven't you heard of the Shia-Sunni divide and all that? I said, sir, होगा, पर ये आए वहीं से रहे क्योंकि उसके नक्शे आपके सिर के पीछे पड़े हुए हैं। Because 1947-48 में बहुत बढ़िया किताब निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, उसके अंदर नक्शे देखने लगे। It was the official history of the 47-48 ops. It's a piece of brilliant writing. अच्छा, इतनी मोटी किताब है। और मैंने कहा आपके हर एक ऑफिस में आप वो खोलो तो सही, आपको इन्फिल्ट्रेशन रूट साफ दिख जाएंगे क्योंकि इनका माइंडसेट नहीं बदलेगा। रास्ता, ज्योग्राफी तो वही है ना, गलियां वही हैं, उसी पे से तो आएंगे ये, कहाँ से आएंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, अब 47-48 से नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि 62 और 65 हमने बहुत ज्यादा कवर कर लिया है इन डीप, बट वी विल कम टू 71 बिफोर दैट बिकॉज़ वी हैवंट। हाँ, 71 हमने नहीं किया, बट हम एक बार, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत एग्जॉस्टिव एपिसोड हम उस पर करें, बट मे बी सम अदर डे। बट हाँ, आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हो क्योंकि मैं पढ़ रहा था जो वीके सिंह के बारे में आपने लिखा है, जब वो जाते हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, वीके सिंह एंड what he found there, उन सब चीजों पे मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा। That was something else, yeah. वो तो race improvement camps and ये वो। Yeah, we will put that picture up. But आप बताइए जो वीके सिंह ने जो लिखा है इस एक्सपीरियंस के बारे में, what he witnessed. VK Singh was the intelligence officer of 2 Rajput, and they were part of 23 division. 23 डिवीजन के हिस्से थे जो रांची में बेसिकली होती है। तो ये वाली डिवीजन आपकी बेलोनिया बल्स के थ्रू आई थी, जो सबसे सदर्न एरिया था जहाँ पे इंडियन आर्मी, ये सदर्न मोस्ट डिवीजन हो गई, आप समझ लीजिए 4 कोर की। 2 राजपूत जो हिस्सा थी वो जाके चिटागोंग में बैठ गए। अब ये आयो मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर, ही वाज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, ही जस्ट जॉइंड द आर्मी। तो सीओ साहब थे कर्नल देवदत्त, एंड ही वाज द पर्सन हु वाज द सीओ ऑफ 2 राजपूत एट दैट। So he called VK and said कि there is some reports of a race improvement camp here. तो जरा ये कि होता क्या है, जाके देखो, कोई मेडिकल कॉलेज या किसी के आसपास वहाँ पे कोई POW कैंप सा बनाया हुआ है, जाके देखो। ये नो आइडिया। तो इन्होंने एक ड्राइवर लिया, 2 बंदे और लिए, हथियार प्रोटेक्शन पार्टी, और ये कैप्टन साहब पिस्टल थी, स्टैंड होगी ज़्यादा से ज़्यादा, चले गए। तो जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो इनको क्या मिला, दे वॉक्ड इनटू इट वाज लाइक अ प्रॉपर्ली फेंस्ड ऑफ एरिया, एंड देयर वर 300 women और 200 women, आई एम फॉरगेटिंग द फिगर, जो उनको वहाँ पे रखा गया था। और पाकिस्तानी कैप्टर्स वो वहाँ से भागे नहीं थे क्योंकि वो मुक्ति बाहिनी इनको लटका देगी, तो वो डर के बारे वहीं पे बैठे हुए थे अपने मिनी गैरिजन साहब। तो इंडियन आर्मी को देखते ही उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया। अब ये जो औरतें थी, इनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, 200-300, they were stark naked and they were all, सबके सब प्रेग्नेंट थी, सबकी सब प्रेग्नेंट थी, कोई 4 महीना, कोई 5 महीना, कोई 8 महीना। उनको कोई कपड़ा नहीं दिया गया कि ये सुसाइड ना कमिट करें, because they'll hang themselves. उनको शूलेस मिल जाए तो वो मार देंगी। So when the armies walked in,
इनफैक्ट वीके की पिस्टल को ग्रैब करने की कोशिश की है कि वे वांटेड टू शूट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ द हॉरर ऑफ हैविंग बीन सब्जुगेटेड टू दिस। एपी ने जो फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्री है इसकी, उसमें इनमें थोड़ा सा जिक्र है इसका, जहाँ पे चारकोल में उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है यार, इट हॉरिबल स्टफ कि सटा पंजाबी साला बंगाली वाला जो उनका एटीट्यूड था, दे वर सेइंग कि दिस वाज सपोज्ड टू बी अ रेस इंप्रूवमेंट नॉनसेंस। आई मीन दिस इज एज बैड एज व्हाट द जूस वर सब्जेक्ट टू इन वर्ल्ड वॉर। एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज ऑफ द क्योंकि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा था, ये कभी जेनोसाइड नहीं डिक्लेयर हुआ। बिल्कुल। और उसमें लिखा भी है, फिगर्स जो मैं देखा, मैंने आपका पढ़ा, उसमें लिखा है 5 लाख औरतों का रेप हुआ था, ऐसे ही कुछ है। और 25,000 जो रेप से बच्चे पैदा हुए थे। उनकी तो बांग्लादेश में उनका दैट कम्युनिटी इज नोन, उनका एक नाम है, मैं भूल गया हूँ क्या है। मैं गया था वहाँ पे, यू सी आफ्टर शेख हसीना आई थी यहाँ पे 2017 में, क्योंकि आफ्टर मुजीब गॉट असैसिनेटेड, जब उनके असैसिनेशन के बाद जो हार्डकोर मुस्लिम फैक्शन आ गया वहाँ पे, जिसमें सारे थे, इरशाद, जिया विया, इन्होंने बांग्लादेश की हिस्ट्री बिल्कुल वाइप आउट कर दी, क्लीन, उसमें इंडिया का जिक्र ही नहीं था। एंड देन उन्होंने फिर वो जब शेख हसीना बिकेम द अवामी लीग आ गई वापस, शी हैड एस्केप्ड द असैसिनेशन, जब वो लंदन में थी, जब वो आए मुजीब की पूरी फैमिली को वाइप आउट कर दिया, ये बच गई थी, ये और आई थिंक इनकी एक बहन बच गई थी। तो जब ये बहुत सालों बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो जब ये आई हैं, तब इन्होंने शी वॉज क्वाइट, हर इक्वेशन विद इंडिया वॉज डिफरेंट। सो जब वो इंडिया में आई हैं 2017 में, दे बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम हैड ऑनर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हु हैड गॉट MVCs and Paramveer Chakras and all that. After that, me and another senior lieutenant general of the Indian Army were sent to Bangladesh to follow up. हमारी तीन ट्रिप्स हुई थी, एक फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी, एक फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी, और एक मीटिंग हुई थी हमारी मुक्ति जोधा मिनिस्टर के साथ। And the idea was we'll set up a new museum, we will bring in the Indian aspect, we'll do this, we'll do this, we'll do this. और उसमें, I mean, the amazing part was, there's a very good friend of mine, he used to be a MiG-25 pilot. इसने अपना स्टाफ कॉलेज कोर्स ढाका में किया था। ओके, तो ये बड़ी चीज़ है, ये जो मन में आया बोल देगा। तो एंड ऑफ द टर्म ही हैड टू मेक अ स्पीच, जैसे होता है। तो सब जो बाकी फॉरेन स्टूडेंट्स है, वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी, ये वो ब्ला 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 बोल दिया। अब जब इनकी बारी आई, उस टाइम मेरे ख्याल से ये विंग कमांडर थे या कुछ थे या स्क्वाड्रन लीडर थे, तो इन्होंने अपनी स्पीच मार दी। उसने कहा कि देखिए, मेरे को 1 साल हुआ है यहाँ पे बांग्लादेश में, मेरे को बड़ा आई रियली लाइक इट, पीपल बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत खातिर तवाज़ा हुई, ये वो, लेकिन मेरा जो यहाँ पे 1 साल था, इसमें मेरे को जितने भी बांग्लादेशी ऑफिसर्स मिले हैं, उनमें से 50% are pro Chinese, 50% are pro Pakistan. So I'm not saying that I never met anybody who's pro India, but India को तो भूल जाइए। I never met anybody who's pro Bangladesh. और आप देखिए जो आज कुछ हो रहा है, वो वही है, उसी का रिजल्ट है। वो तो वाइपिंग आउट द हिस्ट्री। Let's face it, बांग्लादेश हिस्ट्री डज नॉट टॉक अबाउट द इंडियन आर्मी। उनका जो वॉर म्यूजियम है, उसमें 3 फोटोग्राफ्स हैं यार। एक है बेलोनिया की, जहाँ पे वो डोगरा जो रेलवे ट्रैक पे कुछ वो जो ट्रॉली टाइप होती है उसको खींच रहे। एक मेरे ख्याल से सरेंडर की फोटो है कि नहीं है वो भी नहीं पता, बट एवरीथिंग इज मुक्ति जोधा, मुक्ति देश, मुक्ति माइंड यू, दे डिड अ डैम गुड जॉब। दे वर नॉट सी फॉर सेट बैटल्स एंड ऑल। तो 71 में हुआ क्या, मुक्ति बाहिनी कुड नॉट पॉसिबली फाइट देम, ऑफ कोर्स, right? But their role was as guides, as chaps who were leading you through the marshes. They knew exactly which Pakistani targets to hit, etc., etc. So without them, our job, we could not have won the war in 14 days. बिल्कुल। But अब उसको पूरी हिस्ट्री को आप बदल दो कि नहीं जी, सिर्फ ईस्ट बंगाल राइफल्स और इन्होंने लड़े थे, ये वो। मैं आपको अगर 2 राजपूत का फिर से आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बिफोर गोइंग टू बेलोनिया, ये कहाँ थे? टुरा के पास थे वहाँ पे। तो एक अटैक प्लान हुआ कि ये 3 दिसंबर के पहले है कि फॉर पॉलिटिकल रीजन जो मुक्ति फौज है वो अटैक करेगी, फिर 2 राजपूत विल गो इन एज द फॉलो अप, ये वो।
तो उसके पहले आर्टिलरी फायर और पाकिस्तानी पोजीशन वो वेरी वेल एंट्रेंच्ड इन दोज एरिया. वो बैटल ऑफ धलाई के बाद सिचुएशन चेंजेस व्हिच आई हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इन योद्धा. बट क्या हुआ यहाँ पे? We had 57 millimeter artillery guns which were firing into these mud embankments which were not very effective. After which everybody is waiting for the Mukti Jodha to launch the attack. और पाकिस्तानी वहाँ से माँ बहन की गालियाँ दे दबा ये वो तू ये और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे. अब सब वेट कर रहे हैं कि साला फायरिंग शुरू होगी, अटैक होएगा, ये मुक्ति जोधा जाएगी, फिर हम आएंगे. कोई अटैक ही नहीं हुआ. वो लोग बैठे रहे HR+1, HR+2, HR+4, 5, फिर घर एवरीबडी कॉल बैक. ही हुआ क्या? सवेरे ये मुक्ति जोधा वाले इधर उधर से आए तो उनको पूछा कि क्या हुआ भाई, तुमने अटैक क्यों नहीं किया? कहता है इतना गंदा बुरा गाली दे रहा था, हमको अच्छा नहीं लगा, हम घर चला गए. Seriously, it actually happened that. So to even expect them to have gone in for frontal assaults onto full Pakistani positions was not actually was not going to work. बिल्कुल. So again it comes down to why military history is so important. इसके अलावा जो एपिसोड आपके सबसे मुझे लगता है कि जो हमने बात नहीं किया है कभी भी वो सियाचिन का है. थोड़ा सा बात किया था बट मिलिट्री हिस्ट्री पे उतना फोकस नहीं किया है. आजकल तो सियाचिन में अब ये अगेन वी आर लुकिंग एट थिंग्स. अब पर्सपेक्टिव भी एक चीज़ होती है. अब इनिशियली जब हम सियाचिन में गए हैं कुछ नहीं था, इक्विपमेंट बिल्कुल ही बेसिक था. इनफैक्ट जो कैजुअलिटीज इनिशियली हुई हैं, आदमी क्रिवासिस में गिर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है. पाकिस्तानी तो ये भी एक फैलेसी है कि पाकिस्तान सियाचिन पे बैठा हुआ था या है. वो सियाचिन के नज़दीक नहीं है. सियाचिन इज 75 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर जिसमें बहुत सारी उंगलियां हैं. जैसे कोई पहाड़ में आप कोई भी लेक देख लो, जैसे वो लेक बन जाती है वैसे ही एक ग्लेशियर बन जाता है. इसके 2 या 3 की पॉइंट्स है और ये 2 आपकी मेरे ख्याल से पहले भी जिक्र किया है. ये आपका पीर पंजाल हो गया, ग्रेट हिमालयन, ज़ल्स्कार, लद्दाख रेंज एंड काराकोरम. So all are running west to east, करेक्ट. लेकिन वहाँ से काराकोरम के ऊपर साल्तोरो नॉर्थ टू साउथ आ रही है और रीमो जो जिसमें सेसर कांगड़ी वगैरह है वो, और ये 2 पहाड़ों की जो फ्लैंक्स है इसके बीच में सियाचिन ग्लेशियर है. अब साल्टोरो जो NJ 9842 का डायरेक्टली नॉर्थ पड़ता है, आपकी LOC अब उस पे LAC उस पे LOC उसके ऊपर जा रही है, करेक्ट. लेकिन उस पे 3 या 4 पॉइंट्स थे, ग्याला, बिलाफोंडला, सियाला, जहाँ पे सोनम वगैरह ये सब है ऊपर. सो वी बेसिकली कैप्चर्ड दोज इनिशियली. ग्याला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. we were not able to hold it initially, whatever happened, but because they also arrived at the same time. But the other posts we are holding. So पाकिस्तान जो कहता है ना घड़ी हम सियाचिन का उनको हवा तक नहीं, वो नीचे बैठे हुए. They keep attacking and coming up. अब तो नहीं कर रहे इतना ज़्यादा अटैक वगैरह, लेकिन जब होते थे इनिशियल ईयर्स में तो इट वाज ऑलमोस्ट अ डेली थिंग. शेलिंग, फायरिंग, हेलीकॉप्टर्स बीइंग शॉट डाउन, ऑल काइंड ऑफ स्टफ. सो पाकिस्तान वाज नेवर ऑन द ग्लेशियर. एक उनका एक पोस्ट था, कैद पोस्ट, जो इन्होंने सोनम के ऊपर ले लिया, जो बाना सिंह एंड कंपनी ने देन वाइप्ड इट आउट. वी टुक इट बैक. वो बाना पोस्ट कहलाता है. तो पाकिस्तान का सियाचिन से बहुत कम एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस तो है ही नहीं. अब दूसरी बात ये है कि लोग ये भी नहीं रियलाइज करते कि सियाचिन इज एक्चुअली ऑल्सो लिंक टू चाइना है. क्योंकि सियाचिन का जो 75 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा कॉल, करेक्ट. इंदिरा कॉल इज उसके पीछे का जो नाला जाता है which starts from Siachen with a glacier itself and goes that way, not towards our side. हमारे साइड से परतापुर से होके शोक नदी में आके फिर चला. पर एक नदी उधर से भी क्रिएट होती है, वो आपकी जो ये शख्सगाम नदी है, वो आपके शख्सगाम एरिया में आ जाती है जो पाकिस्तान ने चाइना को सीड किया हुआ है. सो चाइना हैज as much access to the glacier as anybody else does.
और जो आपका ये दूसरा चेन ऑफ माउंटेन जो ईस्टर्न साइड में है, उसके इस साइड में आपका काराकोरम पास आ गया और उनका पूरा हाईवे उसके नॉर्थ से जा रहा है. सो सियाचिन हैज अ वेरी solid implication, and Indian Army unit after unit after unit after unit has performed, I mean, incredible work they've done here. वहाँ पे सर्वाइव करना ही, जहाँ पे आपका इतना, और हमारी कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं वहाँ पे फ्रॉम वेदर एंड कंडीशंस, नॉट सो मच फ्रॉम एनिमी एक्शन. We lost a lot of बट वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए. तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है. I mean, कई लोग अभी भी आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं इसको ऐसे हमने ऐसे खामा वहाँ पे जाके बैठ गए. सबसे बड़ी बात तो मेरे ख्याल से जनरल वीके सिंह ने बोली थी जब ये सियाचिन का झगड़ा हो रहा था उस टाइम 2012 में, जब इन्होंने वहाँ से डी इंडक्शन की बात तो पीएमओ ने की थी, जिसकी हमने पहले भी जिक्र की हुई है. जनरल वीके सिंह ने कहा कि उसका स्ट्रेटेजिक कुछ भी हो, द फैक्ट इज कि है तो हमारा ना, आप उसको छोड़ के थोड़ी ना आ जाओगे. उसके इफ यू स्टार्ट गोइंग दैट वे देन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन. फिर बोलो कि हम यहाँ जी हम लद्दाख को भी नहीं सस्टेन कर सकते, हम जी कश्मीर को भी नहीं कर सकते. सर ये हमने कुछ जो डिस्कस कभी नहीं किए थे, हमने वो एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं. IPKF की जो हम बात कर रहे थे, आई थिंक वो एक ऐसा है जो कहीं पे भी डिस्कस नहीं होता. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वहाँ पे वो वॉर से हमने क्या सीखा. See, we made a mistake on a few counts. There's no denying them, but they were all political mistakes. They were not necessarily strategic mistakes or tactical mistakes made by the army. Where you judge the army, you don't judge the army by what the prime minister did or whatever this, that, and the other happened. When the IPKF went into Sri Lanka, firstly, the task was not defined. उनको कोई आइडिया नहीं था अब जा क्यों रहे हैं. देखिए वहाँ जा रहे हैं जी, वो तमिल्स का ये होना है वो होना है. We went there to actually protect the LTT amongst the various Tamil organizations that existed. All right. 54 Division, which was being commanded by General Harkirat Singh at that time, when they landed in Trincomalee and they started to deploy and all that. Deploy क्या वहाँ पे जब वो पहुँच गए, तो उस टाइम तो प्रभाकरन तो इनके आगे पीछे आ रहा जा रहा, it was constant this thing, raw, everybody were involved. We were there to protect the Tamils from the Senegals. But Jayawardene, who was the president of Sri Lanka, he had his own game. He was playing his own game. Very few people understood what was going on. जब तक वो, फिर जब हमने इनको बोला कि अब आप सरेंडर कर दिए, put your arms down, we are here to look after you, most of the Tamil organizations that started piling up their weapons, including the LTT to some extent. Not all, but to some extent. Then वो suicide हो गया. वो जो 17 बंदों को they were supposed to, जब इनकी जो LTT की लीडरशिप थी, फिर उनको पता नहीं क्या समझौता हुआ. Halfway down the thing, the whole thing was changed. They were suddenly supposed to be flown to Sri Lanka. उनके मुंह में सब में cyanide capsules थी, उन्होंने खा ली. They all, some of them died. The whole situation changed overnight. And suddenly you were fighting a force which you were supposed to be protecting. You had gone there to protect these guys. Now, initially what has happened is, nobody knew what was going on. In fact, a few IPKF officers I've spoken to, they said, अरे हमको पहले तो इधर भेज दिया, फिर हमको इधर भेज दिया. I mean, इनके पास एमिनेशन नहीं, कुछ नहीं, कि गए तो ये सेरेमोनियल उससे थे. अब ये अगेन करेज एंड कन्विक्शन में वीके का किताब में आई can only refer to things we have written about, where he talks about 25 Rajput. He was the 2IC getting airlifted into Sri Lanka. He says the emphasis was on getting the quarter guard का झंडे का डंडा inside the aircraft यार. You know? Seriously? Yeah, because उसको कैसे ले जाएंगे, उसके बिना कैसे जाएंगे. जब वो लैंड किए वहाँ पे, तो जब ये चाय लाई गई, ब्रिगेड कमांडर आए थे, सॉरी GOC आए थे उनको मिलने के लिए, तो चाय लाई गई. और पलटन अभी आई है, उनके पास मग में चाय थी, वो वाइट, वो जो अपने होते थे ना एनामल मग्स, नीला रंग का ऊपर. तो जब GOC को पकड़ाया तो GOC ने लेके समुद्र में फेंक दिया. वहाँ पे वो डॉक्स पे खड़े हुए थे. So what is this? I only drink tea if it's served to me in China and stuff like that. So I'm a guards officer, ये वो. तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग था. They were there on a ceremonial thing to look after the. तो लड़ाई के लिए गए. Nobody thought we were going to be involved in a fight.
एंड उसके बाद जब फाइटिंग शुरू हुई है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं. अब वो जो यूनिवर्सिटी जाफना में हुआ, सिखलाई की एक पलटन हेली ड्रॉप की गई था, बहुत सारे आदमी मारे गए. फिर और LTT वॉज अ वेरी डेडली ऑर्गेनाइजेशन. डोंट फॉरगेट कि ट्रेनिंग इनकी आधी से ज़्यादा तो हम ही ने की थी यार. सारे कैंप्स हमारे पास थे. एंड दे वर वेरी गुड एट माइंस एंड IEDs and stuff like that. And their terrain, yeah. And Tamils have always been exceptionally good fighters. In fact, that's one of the points जो हम घड़ी योद्धा में बोलते हैं कि भाई हम पूरा नॉर्थ इंडिया का जो historical mindset रहा है the post independence period, partly because of the way ये martial races and the British way of thinking which we kind of inherited is wrong. I mean, Tamils and Kannadas and Malayalis and all have fought some of the सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ तो उन्होंने लड़ी हैं. तो Tamils को आप अंडर एस्टिमेट करोगे तो आप यू विल हैव अ ब्लडी नोज. बट इंडियन आर्मी वंस एक बार ही पता चल गया कि इनसे लड़ना है, ये करना है, पर उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे क्योंकि इंटेलिजेंस वाले अभी भी LTT के साथ उनके लिंक्स थे. कई बार देयर बीन केसेस, आई नो ऑफ इट, वेयर द इंडियन आर्मी ने एक चर्च को सराउंड कर लिया क्योंकि बताया गया था यहाँ पे LTT की लीडरशिप है. अंदर गए तो सारे हमारे बंदे पकड़े गए, वो बैठे हुए थे वहाँ पे. अच्छा. तो हाउ डू यू फाइट लाइक दैट? एंड इट वाज अ वेरी ब्लडी वॉर इन अ एरिया वेयर देयर हमारे तो ये हालत थी कि जब वुंडेड वापस आ रहे थे तो आपके चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु को जाके मिलने को तैयार नहीं थे. करुणानिधि थे उस टाइम. बिल्कुल. सो यू आर फाइटिंग इन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. बट द IPKF आफ्टर अ व्हाइल, आई मीन LTT की तो गुरिल्ला वॉरफेयर में the guerrilla side always has an advantage of being able to hit and run ना. So वो पहला स्ट्राइक तो करेगा ही आपके अगेंस्ट. पर इंडियन आर्मीज परफॉर्मेंस इन श्रीलंका वाज by its own standard was as good as it ever was. So हम पिट के नहीं आए वहाँ से. we came out of there as an army with our head up. And in fact there's a lot of bitterness that ये जो perception है पिट के आगे, जो वहाँ पे ये allow हो गया था. जो वहाँ पे जो उन्होंने किया उसका रिकॉग्निशन नहीं मिला, इसका बहुत बड़ा दुख है. बहुत बड़ा दुख है. और जो जो the Indian soldier is fighting, he hasn't वो थोड़ी ना गया श्रीलंका वहाँ पे कोकोनट वाटर पीने. वो तो गया है बिकॉज कंट्रीज पॉलिसी. अब कंट्री उसको बैक ना करे तो फिर आप क्या करोगे ना. सही बात है. सर लास्ट में बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि सब लोग बुक ये खरीदें और पढ़ें उसमें खुद. आखिरी में आप ये बताइए कुछ योद्धा जो हमारे थे सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से, बहुत ब्रीफली, क्योंकि एक बहुत एग्जॉस्टिव एपिसोड हमको इस पे करना है कि जो हमारे टॉप जनरल्स आपके ओपिनियन में, देखो सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, बट आपके ओपिनियन में सबसे टॉप 5 या 6 मिलिट्री जनरल्स हमारे कौन से रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस? बहुत ब्रीफली, मतलब थोड़ा थोड़ा आप बता सकते हो. जनरल्स की जगह आई वुड यूज द वर्ड कमांडर्स. कमांडर्स, यस, बिकॉज़ सम ऑफ देम नीड नॉट हैव बीन ट्रू ऑफ दैट रैंक. और सब मतलब आर्मी से भी नहीं है. चलिए, तो आपको मेरी अगर लिस्ट बनानी पड़े, सबसे पहले तो मैं जनरल कलवंत सिंह की बहुत कम बात होती है. जो जैक डिव के कमांडर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भी लिखी थी, जो 3 रिपोर्ट्स लिखी गई थी ना 62 के पहले, जिसमें इन्होंने 1954 में प्रिडिक्ट किया था या 53 में प्रिडिक्ट किया था कि 9 साल बाद चाइना के साथ क्लैश होगा. तो ये जैक डिव के कमांडर थे इनिशियली. ही इज ऑल्सो ऑन दैट लिस्ट ऑफ, आई वोंट से 5 बट लेट्स से 10. I'll name about 10 people. ठीक है. One person who played a humongous role during this period, even flew in the first aircraft himself, etc., was Thimaia. Thimaia's leadership was very good during the Jammu and Kashmir operations. They were at the lower level. You had people like Bogey Sen did well there. though 62 में उन्होंने इतना उल्टा कर दिया था, लेकिन 62 में 47-48 में ही वो 161 के वो थे. हरबख्श भी गए थे उनके साथ एज अ डेप्टी. देन ही कमांडेड अपनी ब्रिगेड कमांड की थी. नाम की बात करें, एयर कॉमोडो बाबा मेहर सिंह. क्यों? थोड़ा कारण भी बताते हैं. ये इन्होंने पुंछ का फ्लाई इन किया, इन्होंने लेह का फ्लाई इन किया, इन्होंने ये अ ग्रेट फ्लाई.
एंड ही टेकन द डेकोटा टू एरियाज जहाँ कोई उस टाइम समझता था कि हो ही नहीं सकता. So Baba Meher Singh, from the Air Force perspective, was God. Brigadier Pritam Singh, the defense of Poonch for 1 year, he held out. अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेहर सिंह और प्रीतम सिंह दोनों को इन्होंने बाद में रगड़ दिया था हमारे सिस्टम ने कि इन्होंने कार्पेट चोरी की, ये किया, वो किया. आई मीन इट वाज ऑल बकवास, बट क्योंकि इनको हमारी पॉलिटिक्स बड़ी गंदी टाइप की, ऑल टू सिमिलर ना, होता रहता है, हर वॉर में होता है, वो होता रहता है. आप आ जाओ फिर उसके बाद 62 की बात करेंगे तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो जनरल थोराट की है कि इनको क्यों नहीं बनाया इन्होंने चीफ, और अगर बनाया होता तो शायद लड़ाई होती नहीं. इसको छोड़ो, 65 की भी लड़ाई नहीं होती. क्योंकि मैंने एक चिट्ठी देखी है जहाँ पे अयूब खान जनरल थोराट को लिख रहा है कि मेरा बेटा बिल्कुल नालायक है जो बाद पे वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर बन गया, आप इसको काउंसिल करो. ये उनकी रिस्पेक्ट थी, इवन इन द आईज ऑफ पीपल लाइक फील्ड मार्शल अयूब खान और व्हाटएवर रैंक ही हैड गिवन हिमसेल्फ. 62 में कौन से सारे कमांडर्स फेल हो गए थे, तो किसी को आप नहीं सिंगल आउट कर सकते. मानेकशॉ साहब तो बाद में आए थे ना, ही केम आफ्टर द सीज फायर. अच्छा चलिए, तो पर उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस था विच वॉज टिपिकल ऑफ मानेकशॉ. ही सेड नोबडी विल विड्रॉ विदाउट माई रिटन ऑर्डर्स एंड दोज ऑर्डर्स विल नेवर बी इशूड, or words to that effect. Okay, so that had a steadying influence on the Indian Armed Forces at that time. अब उसके बाद आप देखिए what are the major events that have happened. 65 में आ जाइए. 65 में हरबख्श सिंह is definitely one of your very good commanders, but he made some very big mistakes which I've talked about in the. I've always said, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक आदमी का 10% वाइट, 10% ब्लैक और 80% ग्रे होता है. और आप हर एक को यूलोजाइज भी नहीं कर सकते और फुली क्रिटिसाइज भी नहीं कर, चाहे वो BM कॉल हो चाहे वो हरबख्श हो. बट हरबख्श सर्टेनली वाज वन ऑफ द पीपल हु, उन्होंने हाजीपीर के लिए गए जब गिब्राल्टर में बुरा हाल हो रहा था, तो इट शोड अ माइंडसेट ऑफ अ मैन. बाद में उन्होंने थोड़ी और गड़बड़ें की हैं, वो अलग है. तो या तो 65 में तो मैं इनको डेफिनेटली इंक्लूड करूँगा. 65 की लड़ाई में वी ऑल्सो हैव टू लुक एट दी various pilots who flew the Nats and the Hunters, क्योंकि इन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स जिसको फिजाया कहते हैं, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स देखिए तो हमारे 75 एयरक्राफ्ट गए, इनके 22 गए या ऐसे कुछ. लेकिन जो एयर टू एयर कॉन्टैक्ट में थे उनमें ये 22 में से मेनली इनके वहाँ पे उड़ाए गए थे. और जो नैट और हंटर ने किया है, जो पायलट्स थे जैसे कीलर्स थे, भाई थे पठानिया, संधू, अभी जस्ट पास्ड अवे, नेब, यू नो ऑल दीज फेलोज, दे यंगस्टर्स. या 22 जब मैंने एयरफोर्स की फिल्म की, आई फ्लू विद अ लॉट ऑफ दीज गाइस, सो आई नो व्हाट दे वर, एंड दे वर अ डिफरेंट ब्रीड, यू नो. मिस्टेर्स में जो गए हैं और जो बॉम्बिंग की है और क्या क्या, तो इनके भी कई सारे लोग हैं. इनमें से सिंगल आउट करना इनका एग्जैक्ट कमांडर कौन था वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन एयरफोर्स कलेक्टिवली परफॉर्म्ड, the fighter boys performed extremely well, so did the Canberras. And people like Gotham and Pete Wilson and all these people deserve to be recognized. They have been. उनको सबको महावीर चक्र वगैरह मिले. 10-15 तो अभी हो चुके हैं वैसे. नहीं, मैं आपको कमांडर्स की बात की है, मैं बता रहा हूँ. फिर आप आ जाइए 67 की लड़ाई पे. वहाँ पे जनरल सगत पहली बारी he starts coming into the limelight a little bit. उसके पहले एक्चुअली मिजोरम में जो हुआ था, he was also the person who was involved in that. लेकिन 67 में नथुला का जो एक्शन हुआ है, ये GOC थे उस टाइम. फिर आप आ जाइए 71 में. अब 71 में आपके बहुत सारे नाम आ जाएंगे ऑटोमेटिकली who were outstanding. One was सगत सिंह himself as the 4 Corps commander. इन्होंने तो बिल्कुल ही वहाँ पे, he is the one जिन्होंने पूरी लड़ाई उल्टी कर दी. He succeeded very well. जगजीत सिंह अरोड़ा की थोड़ी अंडरप्लेड सा रोल है, क्योंकि जेकब उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उन्होंने अपने ऊपर थोड़ी ज़्यादा लाइमलाइट मार दी. बट आई थिंक जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ऑल्सो हैड अ वेरी मेजर रोल टू प्ले एज दी
army commander. He allowed things to happen in a way which were important. जेकब साहब तो बाय गोइंग वो ढाका के अंदर जाके और नियाजी को सरेंडर करवाने के लिए जो उन्होंने कन्विंस किया है वो बात अलग है. बाकी तो 71 में एक बंदे का नाम जरूर लेना चाहिए, वो है बबलू यादव, जिन्होंने उस टाइम वो कॉमोडो थे मेरे ख्याल से. ही वाज K-25 इन द अटैक, मिसाइल बोर्ड अटैक इन कराची. अच्छा. He didn't plan it, but he executed it, and they executed it very well. Okay. So Bablu Yadav was the K-25, means all the missile boats को टो करके ले गए थे कराची तक, और एक अटैक नहीं 2-3 मारे थे. जनरल मानेकशॉ was your chief, and पूरी क्रेडिट तो उन्हीं को जाती है लड़ाई की इवेंचुअली. लेकिन जब हम जैसे बांग्लादेश गए थे और जब हम बातें कर रहे थे तो जनरल मानेकशॉ का एक एंगल जो हम इंडिया से नहीं देखते वो बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव से, एंड आई थिंक उसमें थोड़ा वैलिडिटी है. वो कहते हैं कि इन्होंने जो 9 महीने लिए थे ना अपने आप को गियर अप करने के लिए, ठीक है उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने कहा कि आई हैव टू बिल्ड अप इनफ फोर्स ये वो, पर अगर वो 9 की जगह 6 लेते तो शायद 1-2 लाख इनोसेंट लाइफ और बच सकती थी. नहीं, उसमें एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये भी आ जाता है कि अगर 6 महीने लेते तो मतलब जो आज हम अगस्त में बात कर रहे हैं, शायद उस टाइम पे वो अगस्त में लॉन्च करना पड़ता. और वो मानसून का इशू था. वेरियस एंगल्स टू द होल थिंग, बट दिस इज अ बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव. आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन द टेबल कि पीपल फील कि he could have possibly maybe instead of December gone in October. ठीक है. You see, so but Manekshaw's role has been as a motivator, as a commander, he was fantastic. He knew exactly what to say at the right place. He has a sense of humor which is not funny. अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ. मैं एक बारी उनके साथ उसी फ्लाइट पे था. उन दिनों में एयरबस 300 होती थी, वाइट बॉडी, उसमें 2 सीट इधर 4 बीच में और 2 इधर या जो भी. वो ही वाज J क्लास, वो आगे, हम तो कैटल क्लास पीछे आ रहे थे आराम से. तो सारी दुनिया उनसे जाके सिग्नेचर ले रही थी, ऑटोग्राफ से. अब आई न्यू हिम इन द सेंस दैट मतलब आपका नाम जानते थे, आपकी शक्ल जानते थे. तो मैं आई नॉडेड टू हिम बट आई डिडंट गो अप टू हिम, क्योंकि सारी दुनिया जाके ऑटोग्राफ करा रही है. तो मैं कुछ नहीं बोला. फिर हम जब बस में जा रहे थे हवाईजहाज में, वो उसी बस में खड़े हुए थे, मैं पीछे खड़ा हुआ, वो आगे खड़े हुए. तो अपना वो ब्लेजर पहना हुआ, बड़ी वॉइस विच कॉट एवरीबॉडीज अटेंशन. देखो वो कुणाल वहाँ पे खड़ा हुआ है, शर्मा रहा है, मेरे से नहीं मिलता. इसका बाप और मैं तो समझी है, और मैं लुकिंग एट हिम कि ये क्या बोल के कहता है. हमारे जो इनके पास एक लैब्राडोर कुत्ता है और हमारा जो कुत्ता है उनका मीटिंग हुआ था तो समझी है. मैं हीव्ड अ sigh of relief. मैंने कहा मैं मरूंगा यहाँ पे. He was a great guy. He had see what I loved about Manekshaw. जब मैं IMA की फिल्म कर रहा था, वो जो उनकी स्पीच है ना, आपकी घरवाली भी आपकी तरफ नहीं, वो मैंने फिल्म की थी. मैं IMA की फिल्म बना रहा था उस टाइम. तो what I used to like about General Manekshaw, he come to your मेस पार्टी हो रही है, पार्टी खत्म हो गई, सारे जनरल जा रहे हैं, दरवाजों में सब खड़े हैं, सलूट मारा, निकल गए. Manekshaw will never do that. वो सारे कुक्स को जाके मिलेंगे, सारे बेरर्स को जाके मिलेंगे, तुम कहाँ के रहने वाला है, अच्छा कोई समस्या, ये वो. रिटायरमेंट के बाद भी that human touch which he had of he never served in a Gorkha battalion. यार वो तो yet he got adopted by them. He was something else. He was frontier force or something like that. वो तो partition के बाद he attached himself to 8 Gorkhas. But look at the man. He could get anybody eating out of his hand. His ability, also his sense of humor, his ability to laugh at himself. He himself talks about when he was very badly wounded in Burma. तो जब वो जनरल आया, I think मैसरवी था या कोई था, उन्होंने कहा कि what happened to you? He been shot in the stomach, I think 8-9 times or something. And he says, I got kicked by a mule. So, otherwise, the doctor had said, we're not going to work on him, he's too badly wounded, मरने दो इसको. और जब उसने ये क्रैक मार दिया, उसने अपना वो DSO वहीं पे लगा दिया उसके ऊपर, बोला save this man's life no matter what. Sometimes, that kind of a spirit and everything. He certainly was in a different league of his own.
But we've had a lot of commanders, even after 71 and all that, who, well, history needs to look at them. But you can't, in my opinion, when you say which are the top 5, 10, top 10, it's very difficult to answer that because circumstances every time are different. बट एनीवे हम इस पे एक अलग सा एपिसोड मुझे करेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे ऑफ द कफ बोलोगे तो वैसे ही हम जूते अगली पड़ते बार प्रिपेयर करके आएंगे. हैं. सर थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए. Thank you बहुत very अच्छा लगा आपसे मिलके और ये एपिसोड्स करके much. बहुत My pleasure.